नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से। डेली हम 3 बजे आओ ज्योतिष प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है वो हमारा हॉट नॉर्थ इंडिया टीवी और डिवाइन मोक दोनों चैनलों पर आज से हमारा ये यूट्यूब पर भी ये हमारा लाइव आ रहा है। मैं सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा जो सेगमेंट चल रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। आओ ज्योतिष प्रोग्राम के अंदर हम अपनी यूनिवर्सिटी का सेकंड कोर्स है ज्योतिष मार्तंड, उसके अंतर्गत प्रश्न कुंडली का सेगमेंट चल रहा है। ये प्रश्न कुंडली का ये लास्ट सेगमेंट है हमारा और इस कोर्स का भी लास्ट सेगमेंट है। इसके बाद आज ही हम आप बताएंगे आपको कि प्रोफेशनल कुंडली जो हम एनालिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं। ये चीजें आपको ये आज का जो शो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है जिसके अंतर्गत आप कुंडली का बारीकी से सटीक एनालिसिस कर सकते हो। और प्रश्न कुंडली के अंदर जो हमारा लास्ट सेगमेंट है इसमें हम केंद्र के 4 घरों को लेकर प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन हो तो पहला घर हमारा फार्मर का होता है, चौथा घर लैंड लेना है, सातवां घर कल्टीवेशन है और 10वां घर उसकी क्रॉप्स है या फसल कैसी होगी। उसके बाद बाइंग सेलिंग का क्वेश्चन हो तो पहला घर बायर का होता है, चौथा हमारा आर्टिकल होता है जो चीज बेचनी है, सातवां घर सेलर होता है और 10वां घर उसका प्रॉफिट होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो तो पहला घर बायर खरीदने वाला, चौथा घर प्रॉपर्टी, सातवां घर सेलर और 10वां घर प्राइस होगा। डेथ का क्वेश्चन हो जैसे पुराने जमाने में लोग पूछते थे सौजनों की हम जाते वक्त कोई पेंडिंग है जो छोड़ के तो नहीं जाओगे या हम अपना जो जीवन का जो सार्थ है वो कंप्लीट करके जाएंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन होते थे। इसके लिए पहला घर जो सेल्फ है उसका है जो पूछ रहा है, चौथा घर है नेचर ऑफ डेथ, सातवां घर है क्रिमेशन और 10वां घर है पेंडिंग्स, क्या वो छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी तरह डेयरी के क्वेश्चन के ऊपर पहला घर डेयरी फार्म, चौथा घर एनिमल, सातवां घर फीड और 10वां घर उसकी आउटपुट होती है। इसी तरह डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर पहला ईस्ट, चौथा नॉर्थ, सातवां वेस्ट और 10वां साउथ होता है। फूड के लिए फूड के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता था कि पुराने जमाने में जब लोग अपना रिश्ता करते थे तो स्टॉल्जरों से ये फीडिंग लेते थे कि क्या हमारे जो कुटुंब है वो हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को लेने के लिए पहला घर जो है होस्ट है, चौथा घर फूड है, सातवां घर हंगर है और 10वां घर गेस्ट है। फिर इसी तरह लास्ट में इसी सेगमेंट के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर जो पहला घर है ओनर होता है, चौथा घर हाउस, सातवां घर टेनेंट और 10वां घर उसका रेंट होता है। इस तरह हम इसके इन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते थे। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो तो हम अपनी उन राशियों से भी क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। लगन मूवेबल मूवेबल तीनों चीजें आ जाए, लगन मूवेबल, सन मूवेबल, चंद्र मूवेबल, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जवाब जो पॉजिटिव है लेना है। इस तरह हम इन चीजों के क्वेश्चनों के आंसर प्रश्न कुंडली के अंदर ऐसे देते हैं। अब हमारा ज्योतिष मार्तंड का जो लास्ट दोनों किताबों का निचोड़ करने के बाद हम कुंडली की प्रेडिक्शन करनी है उसकी विधि में आज आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले जिस जातक की भी कुंडली देखनी है उसका नाम लिखिए और उसकी एज लिखिए। एज लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा लगन। लगन का स्वामी किस घर में पड़ा है और वाद ग्रह क्या है। लगन जो है हमारा शरीर होता है, वो जिस घर में भी पड़ेगा हमारा शरीर उस ओर जाएगा। और उसका वाद ग्रह देखना है जो मैंने पूर्व पीछे फार्मूला आपको बताया है कि लगन में मूवेबल साइन हो तो कुंडली का वाद ग्रह 11वां घर होगा, फिक्स साइन हो तो 9वां होगा, ड्यूल साइन होगा तो 7वां घर होगा। और वाद ग्रह को आपने अंडरलाइन करके गोला लगाना है। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशन कुंडली के लिए आपकी राशि क्या है। राशि जिस होती है वहां जहां चंद्रमा पड़ा हो वो आपकी राशि होगी।
राशि क्या है? मन। जिस घर में चंद्रमा का स्वामी, जिस घर में राशि का चंद्रमा पड़ा है वो राशि है, उसका लॉर्ड होगा राशि स्वामी। वो जहां भी पड़ेगा तो आपका शरीर उस तो मन उस तरफ जाएगा। इस तरह हम लगन और चंद्र से देख सकते हैं कि आपकी बॉडी का झुकाव कुंडली के किन घरों की तरफ है। और राशि स्वामी देखने के बाद यहाँ पर कुंडली की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जातक की कुंडली इस समय प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है। उसके अंदर आपने पहले देखना है शनि 60 सती, अष्टम ढैया, कांता ढैया, काल योग, अस्त ग्रह, पित्तर ऋण या योग। कोई भी कुंडली की पॉजिटिविटी जो नेगेटिविटी है इसके अंदर, इस राशि के अंदर आपने लिखनी है। यदि 60 सती होगी तो पिछले कोर्स में हमने 60 सती की रेमेडी दी हुई है। अष्टम दैया, कांटा दैया, काल सर्व योग या अस्त ग्रह जो भी है, हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होता है, जिस ग्रह के आगे सी लिखा हो वो हमारा अस्त ग्रह होता है, क्योंकि उसको इंग्लिश में कंबस्ट कहते हैं, इसलिए ये सॉफ्टवेयर ही निकाल देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा होता है वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली की उसकी जन्म डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ उसको लिखना है। उसके अंदर वर्ष कुंडली में हमने 5 चीजों का एनालिसिस करना है। पहला पॉइंट है मुंथा, और जिस घर में मुंथा होगी उसको एमजुअन लिखा होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हम कहेंगे मुंथा। जिस घर में मुंथा लिखा उसके लॉर्ड को मुंथेश कहेंगे, और वर्षेश कुंडली के, वर्ष कुंडली के लगन को कहेंगे, और लग्नेश जन्म कुंडली के लगन को कहेंगे। ये चारों की चारों चीजें जब कुंडली के चौथा घर, 6वां घर, 8वां घर या 12वें घर में आएंगी तो उन घरों के प्रति नेगेटिव रिजल्ट होता है। इसके अलावा वो जिस घर में भी आएंगी उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। इसके अंदर एक जो बहुत जरूरी चीज होती है वर्ष कुंडली के अंदर, वो देखनी होती है कि सेम लगन ना आ जाए। सेम लगन का भाव है वर्ष कुंडली का लगन और जन्म कुंडली का लगन सेम डिजिट हो, या उसकी डिग्री भी प्लस माइनस 3 में होगी तो बहुत बड़ी समस्या ये क्रिएट कर देता है। जैसे पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि उसका नया जन्म हुआ, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अंदर सेम लगन आने का भी यही मकसद है कि कोई ना कोई इस वर्ष कोई कष्ट ऐसा आ सकता है जिससे आपकी सारी अर्थव्यवस्था जो है चेंज हो सकती है। इसके लिए आपको रेमेडी करने की इतनी जरूरत नहीं, जो भी आपका लगन है लगन का टिक्का माथे पे लगा लो तो ये इसकी रेमेडी बन जाएगी। या उस कलर की कैप आप सिर के ऊपर भी ले सकते हो जो कलर जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली में सेम लगन में आया है। नहीं करोगे तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी सिर के ऊपर चोट लगती है जिसके कारण आपकी जो प्लानिंग है वो सारी ही नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद हमने देखना है 5वां पॉइंट, महादिशा और अंतर्दिशा। महादिशा का मतलब है जिस ग्रह की आपको महादिशा लगी हुई है जिसको एमडी कहेंगे। अंतर्दिशा छोटी होती है, ये हमने 5 दिशाएं आपको बताई थी, महादिशा, अंतर्दिशा, प्राण दिशा, सूक्ष्म दिशा। जो महादिशा होती है ये 10-20 सालों की होती है, अंतर दिशा होती है कुछ सालों की होती है, प्रत्यंतर दिशा कुछ महीनों की होती है, सूक्ष्म दिशा कुछ हफ्तों की होती है, और प्राण दिशा जो होती है कुछ दिनों की होती है। जब किसी चीज का रिजल्ट हमने पिन पॉइंट निकालना होता है, कोई दिन का एनालिसिस करना है तो नीचे वाली 3 लेते हैं, जनरल तौर पे हम ऊपर वाली 3 लेंगे। जिस भी ग्रह की दिशा लगी है वो आपने देखना है कि कुंडली में किन घरों का मालिक है, या छठ बल में उसकी पावर कितने स्थान पर है, वो जो नक्षत्र है वो प्लेनेट जो है किस नक्षत्र में है, थ्रू नक्षत्र। यहाँ महादिशा के अंतर्गत हमने देखना है कि ये कुंडली के 6, 8, 12 घरों से लिंक तो नहीं बना रहा है। यदि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है महादिशा के थ्रू, इनडायरेक्ट का मतलब है तो नक्षत्र के थ्रू, यदि कुंडली के वो 6 से 12 हाउस से लिंक बना रहा है तो इससे हमें इंडिकेशन आ जाती है कि जो प्रेजेंट टाइम जातक का चल रहा है उसमें प्रॉब्लम है। इसी महादिशा अंतर दिशा को फिर हमने D1 कुंडली, D9 कुंडली, D7, D4, D6, D10, ये सारे वर्गाकार जो हमने 16 वर्गाकार चार्ट का आपको एनालिसिस पीछे दिया हुआ है, उनमें रिलेशन देखना है कि महादिशा अंतर दिशा का रिलेशन क्या बन रहा है। महादिशा से अंतर दिशा की तरफ देखना है और प्रत्यंतर दिशा से अंतर दिशा की तरफ देखना है। इन वर्गाकार चार्ट में
जिस भी वर्गाकार चार्ट में 6, 8, 2, 12 या 1, 1 का रिलेशन आए उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उन वर्गाकार चार्ट में हमारे प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारे पास वर्गाकार चार्ट में प्रॉब्लम नहीं भी नजर आती तो जातक आके कहता है, मान लो एग्जाम्पल ले लो कि किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, हमने जन्म कुंडली में देखा उस महादिशा अंतर दिशा का जो रिलेशन है वो गलत नहीं है, पर जातक फिर भी कहता है कि हमारी लाइफ में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको D7 वर्गाकार चार्ट में जाना है। पहले उसमें महादिशा अंतर दिशा का रिलेशन देखना है। उस D7 का लगन देखो, 6, 8, 12 घरों में तो नहीं गया। फिर उसके बाद D1 का 7वें घर का स्वामी और कार्यग्रह, फिर D7 का 7वें घर का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ा। यदि इनमें से कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 से लिंक बनाएगा तो उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी। इसलिए वर्गाकार चार्ट का एनालिसिस करने के लिए D1, D9 और उस वर्गाकार चार्ट को पैरेलल लेना है, क्योंकि हमारी D1 और D9 से 40% प्रेडिक्शन आती है और दिशा सिस्टम से 30% प्रेडिक्शन आती है, और लास्ट में हमने गोचर में प्रेडिक्शन लेनी है 30%। तीनों को मिक्स करके जो हम प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारा जो एनालिसिस है वो बहुत स्टीक एनालिसिस आता है। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है गोचर। गोचर क्या चीज है, ये आपको पहले सिलेबस में पढ़ाया था कि आपने अपने लगन के ऊपर ही गोचर लगाना है। जो रिजल्ट आपके पहले घर में पड़ा है, जहां जन्म, ऐसे समझिए कि आपको D1 के अंदर जो कुंडली है उसके ऊपर जन्म के ग्रहों को रिमूव कर लेते हैं और गोचर के ग्रह उनमें भर लेते हैं। जैसे इस समय शनि जो है 11 नंबर में चल रहा है, राहु जो है 1 नंबर में चल रहा है, और केतु जो है 7 नंबर में चल रहा है, गुरु जो है 12 नंबर में चल रहा है। गोचर में हमने आपको पढ़ाया था कि शनि जहां बैठेगा, जिन घरों पर दृष्टि मारेगा उन घरों को स्लोनेस देता है। राहु जहां पड़ेगा, जहां दृष्टि मारेगा उन घरों को कंफ्यूजन देता है। केतु जहां पड़ेगा, जहां दृष्टि मारेगा वह उस घरों के प्रति तड़प देता है या शरीर में हमारे बॉडी पेन देता है। इस तरह गुरु का काम है जिस घर में बैठता है उस घर का नाश करता है, और जहां दृष्टि मारता है राहु केतु शनि द्वारा दी गई नेगेटिविटी को 50% डाउन कर देता है। इस तरह ये हमने इसका करना है। जनरल तौर पर केतु को आप जल प्रवाह कर सकते हो, राहु को आप शमशान घाट में चीजें फेंक कर शनि का कोई टिक्का लगा दो तो 30% प्रेडिक्शन वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी। अब जो महादिशा अंतर दिशा के अंदर नेगेटिविटी आई है उसको ठीक करने के लिए पहले तो महादिशा अंतर दिशा का जो रिलेशन बनाना है वो आपने केंद्र और त्रिकोण का रिलेशन बनाना है। केंद्र और त्रिकोण का भाव है जैसे 10, 4, त्रिकोण का मतलब है 9, 5, मतलब 6, 8, 2, 12 के जो रिलेशन है उसको तोड़ने के लिए हमें केंद्र और त्रिकोण के रिलेशन बनाने हैं। उसको कैसे करना है, सबसे पहले महादिशा अंतर दिशा को आप वैल्यूएटेड करके देख लो, यानी कि जिसको एस्ट्रोलॉजी में हम उच्च कहते हैं। ये सभी ग्रह किन राशियों में उच्च होते हैं, ये आपके पास पहला स्टेप है। ये जरूरी नहीं कि हर जातक का वो ग्रह उच्च का हो जाए, क्योंकि उसका नग डालना है तो जिस बॉडी पार्ट के अंदर नग धारण किया जा सकता है वही कर सकते हैं। जहां नग नहीं धारण किया जा सकता तो वहां हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पेट के ऊपर वो उच्च की राशि आ रही है या गोडे के ऊपर आ रही है तो वहां हम नग नहीं धारण कर सकते। नाग धारण सिर्फ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, चेस्ट या गले के अंदर ही नाग धारण किए जा सकते हैं। यदि इन घरों में आपकी राशि में वो ग्रह उच्च का होता है तो आप कर सकते हो। ये नहीं होता तो उसके लिए सेकंड फार्मूला है हमारे पास, मूल त्रिकोण उस ग्रह को कर लो। मूल त्रिकोण मैंने आपको वो चार्ट कराया था कि जो राशि ऑड होगी वो मूल त्रिकोण है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो स्वर है। यदि मान लो वो भी नहीं होते तो तीसरा चौथा पॉइंट है मित्र राशि। इस तरह 4 लेवल हमारे पास है। इन 4 लेवल के ऊपर महादिशा अंतर दिशा स्वामी को आप उनको धारण करवा दो तो सारी कुंडली के जो वर्गाकार चार्ट है D1 से लेकर 16 के 16 चार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। गोचर की रेमेडी मैंने पहले ही बता दी है। लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है कि जो मैंने स्टार्ट में कराया है कि वादक ग्रह है। देखो कि वादक ग्रह की दिशा कुंडली में दिशा के थ्रू या नक्षत्र के थ्रू एक्टिवेट तो नहीं है। यदि एक्टिवेट है तो वादक ग्रह की रेमेडी भी हमें करानी पड़ेगी।
क्योंकि यदि बाधे ग्रह कुंडली के आपके 6, 8, 12 घरों में पड़ा होगा तो वो आपको बाधा नहीं देता, उसकी रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। यदि बाधे ग्रह को और जगह करना हो तो इसके गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, या मंदिर में इन चीजों को चढ़ाया जा सकता है, या जमीन में इसको दबाकर इसकी हम रेमेडी करते हैं। जमीन क्या होती है कि चौथा घर हमारी घर की जमीन होती है, सातवां घर हमारा वीरान जगह जो खेतों को रास्ता जाता है उसको कहा गया है, नौवां घर हमारा धार्मिक जगह की जमीन को बोला गया है, और 10वां घर हमारा सरकारी जमीन होता है। इस तरह बाध ग्रह को उस ग्रह के पॉलिथिन लिफाफे में डालकर उतने जंतर उतने स्टोन सभी को आप वीरान जगह में दबा दोगे तो बाध ग्रह की रेमेडी हो जाती है। इस तरह हमारा जो सारा सिस्टम है जो कुंडली का, वो महादिशा अंतर दिशा जिस तरीक तक चलेगी वहां तक हमारी कुंडली जो है पॉजिटिव हो जाती है। ये हमारा बहुत ही एक सटीक फार्मूला है जो कुंडली को आमतौर पर जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इतना बारीकी में कुंडली को नहीं देखते, वो सिर्फ गोचर के ऊपर ही रेमेडी करवा के तो जातक को 100% रिजल्ट देते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। गोचर से सिर्फ 30% ही प्रिडिक्शन का रिजल्ट आता है, महादिशा अंतरदिशा से 40, और इसी तरह लगन और जन्म कुंडली, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट ग्रह का होता है हमारा भाग्य कुंडली का होता है, इसलिए D1 या D9 के एनालिसिस को हम करते हैं। जिस ग्रह की भी महादिशा अंतरदिशा लगी है उन दोनों ग्रहों को जन्म कुंडली में और भाग्य कुंडली में वो कैसा पड़ा है उसके अनुसार आप उसकी रेमेडी कर सकते हो। जैसे जो ग्रह मैंने बरगोतम बताया था, बरगोतम ग्रह का फल जो है 16 गुना बढ़ जाता है। यदि वो केंद्र त्रिकोण का मालिक है तो उस ग्रह को वहां से प्लेस मत करो। यदि वो ग्रह 6, 8, 12 घरों का स्वामी है तो वो 16 गुना प्रॉब्लम अधिक देगा। मान लो किसी का बरगोतम ग्रह 6वें घर का स्वामी है, 6वें घर से हमें रोग ऋण शत्रु रोग आते हैं, तो उस जातक को बरगोतम की वजह से 16 गुना इफेक्ट उसका बढ़ेगा। तो उस ग्रह को मूव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वह कर्जों रोग के कारण हॉस्पिटलाइजेशन के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह हम कुंडली के सभी ग्रहों को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये विकी के आइटम होते हैं, इनको एनालिसिस करके आप एनालिसिस करोगे तो आप इसका फल बहुत कस्टमर को अपने स्टीक दे सकते हैं। जनरल तौर पे ये 6 स्टेप ही मेन होते हैं जिसके अनुसार हम अपनी कुंडली को करेक्ट कर सकते हैं। आज का मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप इसके ऊपर रिसर्च करके कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मैंने हॉट नोज इंडिया डिवाइन मोक्ष बताया है। मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर है 9780050013, 9888222326। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो हम इसका आपको निःशुल्क जो है समाधान देंगे। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आज का मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हॉट नोज इंडिया टीवी, डिवाइन मोक्ष, या मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आगे की आगे हम आपको अच्छी सी अच्छी सेवा प्रोवाइड कर सके। क्योंकि किसी भी सहयोग के बिना कोई संस्था नहीं चल सकती, इसलिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा सेकंड कोर्स का लास्ट एपिसोड था जिसमें हमने टेबल को प्रैक्टिकली एनालिसिस कैसे करना है। कल से हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी का तीसरा कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पीएचडी लेवल के हाई फाई चैप्टर आएंगे। समाज की अच्छाइयां और बुराइयां सभी को हम इसमें डील करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजाइन यूनिवर्सिटी, जलंधर।